डिप्लोमा करने के बाद लोग आईटीआई में टीचर बनते हैं, नॉट आईआईटी। डायरेक्टर रहेंगे, उसके साथ एक्सटर्नल फैकल्टीज रहेंगे, एक्सटर्नल आईआईटी से एक्सटर्नल पैनल। तो एक प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए 20 प्रोफेसर एकदम मिलके इंटरव्यू लेते हैं। पहला इंटरव्यू ऑनलाइन था, दूसरा दूसरा इंटरव्यू ऑफलाइन था। तो फिर बोल दिया क्या बोर्ड पे पढ़ाइए ये टॉपिक? हाँ, तो वो इंस्ट्रक्शन रहता है कि आपको बोर्ड्स पे भी पढ़ाना है जॉब के साथ, और साथ साथ में आपकी प्रेजेंटेशन लिया। मैं हमेशा इस चीज को सोचता था कि हम बहुत सारा रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारे पेपर छाप रहे हैं, पब्लिकेशंस कर रहे हैं, पर इसका होता क्या है? हर आईटी का अपना रिक्वायरमेंट है। आपकी जो आपका बैकग्राउंड है, जो आपका रिसर्च एरिया है, वो हो सकता है कि किसी आईटी में रिक्वायर हो, किसी आईटी में ना हो। आपका जो ऑफलाइन हुआ था ये सिविल डिपार्टमेंट में, तो वो कितना देर चला था? आईआईटी में एलिजिबिलिटी के लिए आपका जो मिनिमम 1 डिग्री है जो आईआईटी से होना चाहिए। मिनिमम 1 डिग्री आईआईटी से? हाँ, मिनिमम 1 डिग्री आईआईटी से होना चाहिए, जो आईआईटी की अपर रैंक की यूनिवर्सिटी। तो आईआईटी प्रोफेसर के लिए आपने अप्लाई कैसे किया? जब आपको नोटिस आता है, ऑफर लेटर आता है, उसमें लिखा होता है कि आप विद इन 90 डेज ज्वाइन कर सकते हो। तो सर आपने डिप्लोमा किया था, मतलब 10th के बाद, फिर आप डिप्लोमा करने के बाद लोग आईटीआई में टीचर बनते हैं, नॉट आईआईटी। तो आप आईआईटी में प्रोफेसर बन गए हैं, तो कैसे हुआ है, कैसा जर्नी था आपका? तो मैं बेसिकली एक फतेहगढ़ चूड़ियां एक टाउन है बहुत छोटा, जो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, पंजाब में। मैं वहां से बिलोंग करता हूँ, और मेरा शुरू से ही बहुत इंटरेस्ट था कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, एकेडमिया में जाना है, और मुझे हायर स्टडी करना है, लाइक पीएचडी एंड ऑल। अच्छा। तो इसलिए पर मेरा स्टार्टिंग जर्नी हुआ कि मैंने 10th के बाद परसू किया कि मैं डिप्लोमा करूंगा सिविल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अच्छा। तो मैंने अपना डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में किया, साइंस पॉलिटेक्निक कॉलेज मानावाला अमृतसर से। तो उसके बाद करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे कंप्यूटर साइंस में काम नहीं करना है, मुझे ट्रेड चेंज करना है। अच्छा। तो फिर मैंने ट्रेड चेंज किया, मैंने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, एंड आफ्टर डिप्लोमा हम डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन लेते हैं एज लेटरल एंट्री स्टूडेंट। तो इसीलिए वहां पे फिर 3 साल बीटेक खत्म किया 2017 में। और उसके बाद फिर जैसे मुझे बोला कि मुझे शौक था कि मुझे पीएचडी करना है, तो मैंने आईआईटीज में अप्लाई किया। सो मुझे आईआईटी मद्रास में डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन मिला डायरेक्टली आफ्टर बीटेक। अच्छा। तो डायरेक्ट पीएचडी में क्या होता है कि ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, ऐसे ड्यूअल डिग्री, कि आपको एमएस एंड पीएचडी, मास्टर ऑफ साइंस इन रिसर्च एंड पीएचडी आप एक साथ करते हो, और उसका भी ड्यूरेशन सेम है 5 साल, कि आपको पीएचडी के ड्यूरेशन में ही विद इन आपको दोनों कोर्सेज कंप्लीट करने हैं, एमएस और पीएचडी। एमएस और पीएचडी। अच्छा। तो 2022 में मेरा पीएचडी खत्म हो गया विद एमएस। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि अभी डायरेक्टली टीचिंग में नहीं जाना है, कुछ बाहर का एक्सपीरियंस लेना है। सो फिर मैंने पॉलिसी थिंक टैंक्स ज्वाइन किए, जैसे मैंने 1.5 साल सीईडब्ल्यू में काम किया, कॉस्ट एनर्जी एनवायरमेंटल वाटर, सिचुएटेड इन दिल्ली। फिर 1.5 साल डब्ल्यूआरए इंडिया में काम किया, जो एक वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट का सब पार्ट है इंडस्ट्री में, जो 1.5 साल वहां पे काम किया। फिर उसके बाद वापस अब मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे बहुत हो गया बाहर, अब मुझे जो मेरा ड्रीम है मुझे वो करना है, कैरियर फॉरवर्ड करना है। तो फिर मैंने आईआईटी में अप्लाई करना शुरू किया, और लकीली आईआईटी खड़गपुर वाज माय फर्स्ट आईआईटी जिसमें मेरा इंटरव्यू हुआ। अच्छा। और मुझे लकीली सिलेक्शन हो गया। लकीली क्यों बोलते हैं? लकीली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम अप्लाई किया, मतलब इंटरव्यू हुआ फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट इंटरव्यू आईआईटी खड़गपुर में था, और फर्स्ट टाइम ही मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा। और आप फर्स्ट फैकल्टी हैं 2026 में आईआईटी? हाँ, 2026 में मैं फर्स्ट फैकल्टी हूँ आईआईटी का। 1 जनवरी को 1 जनवरी को ज्वाइन हुआ है। तो मतलब आप फिर वही आपका था कि शुरू से रिसर्च में जाना है ना, मतलब टीचिंग। तो डिप्लोमा फिर क्यों किया? 12th 11th 12th करके भी कर सकते हैं। क्योंकि जब आप मुझे लगता है कि जब हम 10 12th वगैरह में होते हैं तो हम इतना प्लान नहीं होता है, मतलब उतनी चीजें क्लियर नहीं होती है, क्लैरिटी नहीं होती है। तो उस टाइम पे मोस्टली इन्फ्लुएंस होते हैं कि जो कोई कर रहा है, किसी को उससे बेनिफिट हुआ है, हम भी उसी लाइन में जाना चाहते हैं, कि किसी रिलेटिव्स के या किसी पर्सन ने जो चीज किया उसको भी अच्छा जॉब कर रहा है, अच्छा सैलरी ले रहा है, तो हम उस लाइन में जाते हैं। सो वही एक रीजन था कि जिसके कारण मुझे किसी ने इन्फ्लुएंस किया, और उसके इन्फ्लुएंस से मैंने डिप्लोमा ज्वाइन किया। तो आप कोर में सिविल इंजीनियर में इंडस्ट्री में जॉब करके आए 1.5 साल, और यहाँ पे आपका लगभग 1 महीना होने को। 1 महीना। तो कैसा लग रहा है वहाँ का कल्चर, यहाँ का कल्चर? बहुत डिफरेंस है वहाँ के कल्चर का यहाँ के कल्चर का, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कल्चर जो है इतना प्रोफेशनल नहीं होता है, मतलब आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनली चीजों को फॉलो नहीं करते हो। जैसे आप किसी को को बोलोगे, चाहे इवन ही 50 ईयर 60 ईयर, हम उसका नाम ही लेते हैं,
नाम लेते हैं। नाम लेते हैं, हम उनको ऐसे सर कह के नहीं बुलाते हैं। अगर वो हमारा कल्चर है, और अगर हम बोलेंगे उसको सर कह के बुलाएंगे, वो आपको स्कोल्ड करेगा इस चीज के लिए कि आपने सर क्यों बोला। हाँ। और यहाँ पे हम थोड़ा काफी प्रोफेशनली होते हैं, थोड़ी चीजें ऑब्वियसली वहां जाने के बाद जैसे मुझे आदत हो गया कि मैं किसी को भी नाम लेके बुलाता हूँ। अब जहाँ आने के बाद भी कई बार होता है, मतलब मोस्टली आई ट्राई टू बी इन एथिकल कंडक्ट जो भी है जहाँ, हाँ। पर स्टिल वो चीजें कई बार बिहेवियर में थोड़ा आ जाती हैं। तो वर्क कल्चर फिर और बाकी डेली रूटीन कैसे? तो या यहाँ पे मोस्टली मैं आउट ऑफ सिटीज काम करता था, जैसे आई वाज डीलिंग विद गवर्नमेंट बॉडीज लाइक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, फिर डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। तो वहाँ गवर्नमेंट कल्चर थोड़ा वहाँ भी था, थोड़ा अलग रहता है, जिसमें आप वहाँ भी थोड़ा फ्री टू वर्क हो, यहाँ भी फ्री टू वर्क है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने तरीके से काम कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, अच्छा। पर वहाँ पे सेट ऑब्जेक्टिव्स है कि आपको ये करना है, कुछ सेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हाँ। यहाँ पे जो मैं चाहता हूँ मैं वो कर सकता हूँ। वही। सो आई एम फ्री टू डू किसी भी तरह की रिसर्च और किसी भी तरह का जो मेरे इंटरेस्ट है, मुझे अपना ग्रुप स्टैब्लिश करना है, मैं क्या उसमें करना चाहता हूँ, तो वो सब मेरे हाथ में है। तो दोनों में पर्क्स कहाँ ज्यादा है? दोनों में पर्क्स आई थिंक दोनों के, ये नहीं बोलूंगा, दोनों की अपनी अपनी बेनिफिट है। अगर आप इंडस्ट्रीज में जाते हो, जैसे वहां पे क्या है कि हो सकता है कि आप 30 साल की उम्र में या 35 साल की उम्र में, अच्छा 40 साल तक कहीं चीज के डायरेक्टर बन जाओ, यू माइट बी अर्निंग 1 CR पैकेज। पर यहाँ पे तो सब सेट गवर्नमेंट के सेट रोल है, आपको वही मिलेगा जो आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे अपने पर्क्स हैं, आपको अपने बेनिफिट है, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं जो आपको वहां नहीं मिलती हैं, मतलब इंडस्ट्री में नहीं मिलती है। तो दोनों के अपने सेट बेनिफिट्स है, वो अब हमारे ऊपर है कि हमको क्या चाहिए। अच्छा। तो आईआईटी प्रोफेसर के लिए आपने अप्लाई कैसे किया था? हाँ, तो आईआईटी प्रोफेसर के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आते हैं। दो चीजें हैं, तो आप इंडिविजुअल आईआईटी वेबसाइट पर जा सकते हो, वहां पे एप्लीकेशन अगर जैसे ही एडवर्टाइजमेंट है उसको फिल कर सकते हो। दूसरी चीज है कि एक वेबसाइट है काउंसिल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें उस वेबसाइट में जाओगे तो आपको सारी आईआईटीज की लिस्टिंग रहती है। तो आपको हर आईआईटी की एडवर्टाइजमेंट जो फैकल्टी की आ रही है, नॉन एकेडमिक सारा उसमें पता चल जाता है। तो उस वेबसाइट के थ्रू आपको सारी आईआईटी का एक पूरा एक वेबसाइट है जिसमें आप अप्लाई कर सकते ओनली फॉर IITs प्रोफेसर या हो। हर तरह की पोजीशन के लिए, असिस्टेंट, एसोसिएट, प्रोफेसर, वो हर तरह की पोजीशन के लिए इसमें एडवर्टाइज है। उसके अलावा फिर अभी तो आईआईटीज का रूल है कि जितने भी मोस्टली आईआईटीज है सबका रोलिंग एडवर्टाइजमेंट चलता है, जो पूरा साल खुला रहता है। आज के टाइम पे आप किसी भी टाइम पे किसी भी आईआईटी में अप्लाई कर सकते हो, जैसे आप किसी भी टाइम अप्लाई कर सकते हो। फिर जब भी उनका रिक्वायरमेंट रहता है वो उस हिसाब से शॉर्टलिस्टिंग कर लेते हैं अपनी लिस्ट में से, और इंटरव्यू के लिए बुला देते हैं जैसे कैंडिडेट हो जाए और उनकी रिक्वायरमेंट के। तो आपने अप्लाई किया तो फिर एलिजिबिलिटी क्या? हाँ, एलिजिबिलिटी के लिए, आईआईटी में एलिजिबिलिटी के लिए आपका जो मिनिमम 1 डिग्री है जो आईआईटी से होना चाहिए। मिनिमम डिग्री आईआईटी से? हाँ, मिनिमम 1 डिग्री आईआईटी से होना चाहिए, जो आईआईटी के अपर रैंक यूनिवर्सिटी से। जैसे आपका आईआईटी हुई क्यूएस रैंकिंग भी देखा जाता है, अगर आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से हो, अगर उस यूनिवर्सिटी का रैंकिंग आईआईटी से ज्यादा है तो आप एलिजिबल हो। पर जैसे जो स्टूडेंट जैसे एनआईटी से कोई पीएचडी है तो वो आईआईटी में अप्लाई के लिए उसकी एलिजिबिलिटी नहीं है। अगर उसकी पोस्टडॉक है बाहर से, किसी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से जिसका रैंकिंग आईआईटी से ज्यादा है, तो फिर वो एलिजिबल हो जाता है कि वो आईआईटी में अप्लाई कर सकता है। अब जैसे किसी आईआईटी से आपने बोला ज्यादा, अब मान लीजिए कोई नया आईआईटी है, आईआईटी इंदौर, तो उससे ज्यादा है या? आईआईटीज में ऐसा रूल नहीं है, आईआईटीज आर इक्वली, इवन रैंक कम है पर आईआईटीज आर इक्वली आई थिंक एलिजिबल। अच्छा, किसी भी आईआईटी से ज्यादा हो तो किसी भी आईआईटी बॉम्बे में अप्लाई कर सकता है, उसका कोई चक्कर नहीं है। बट नॉन आईआईटी बैकग्राउंड वाला नहीं अप्लाई कर सकता। तो वो एक सबसे पहला शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया है। दूसरी चीज आपका रिसर्च पब्लिकेशन कितना है वो कंसीडर किया जाता है, और आपका एकेडमिक स्कोर क्या है, या एकेडमिक आप कितना अच्छे हो वो इंटरव्यूज में जज करते हैं। तो अगर आप एकेडमिकली अच्छे हो तो आपका पेपर कुछ कम भी है तो मेरी टाइम वो ले लेते हैं, अगर आपको उनको टीचिंग स्टाइल अच्छा लगा है या कुछ और आपके कुछ अच्छे बेनिफिट्स है। पर आज के टाइम पे अभी मोस्ट आप आईआईटी में अप्लाई करोगे तो आप जो अप्लाई करते हो वहीं पे लिखा होता है कि आप अपनी बेस्ट 5 पब्लिकेशंस को ऐसे प्रूफ भेजिए, एप्लीकेशन फॉर्म प्रूफ, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म में उसमें आप फिल करिए अच्छा आपकी कौन सी 5 बेस्ट पब्लिकेशंस है। तो उसी से है कि मिनिमम 5 पब्लिकेशंस आपको चाहिए, 5 पब्लिकेशंस चाहिए जो सारी ऐसे ही होनी चाहिए, साइंस स्कोपस इंडेक्स। तो यहाँ की इंडेक्सिंग है, जैसे आप स्कोपस इंडेक्सिंग है, साइंस साइटेशन इंडेक्स है, एससीआई, और अगर आपके जितने जर्नल्स है एससीआई में है तो वो ज्यादा अच्छा है, तो आपको अच्छा कंसिडर किया जाता है। तो मोस्टली आप जब भी पब्लिश करें ध्यान रखें कि आपके जो जर्नल है वो एससीआई इंडेक्स दो जिसमें पब्लिश कर रहे हो। आपके कितने?
मेरे तो 6 पब्लिकेशन थे, अच्छा 6 इंटरनेशनल पब्लिकेशंस थे, उसके अलावा कुछ बुक चैप्टर्स थे, 4 बुक चैप्टर्स थे, कुछ कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशंस थे, तो मिल मिला के 12-13 के पास मेरी लिस्ट थी। तो उसके अलावा फिर उसमें अभी अब पब्लिकेशन अब आप बुक चैप्टर्स के लिए जा रहे हो तो उसका भी ध्यान रखो कि मोस्टली स्कोपस एटलीस्ट स्कोपस इंडेक्स हो। इवन जब कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हो स्कोपस इंडेक्स हो, क्योंकि आईआईटीज में एससीआई और स्कोपस ही कंसीडर किया जाता है, और लोकल जर्नल्स की कोई वैल्यू नहीं है। तो वो सारी चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो। तो मतलब आपने बोला 12, तो उसमें कितना मिनिमम इंटरनेशनल वाला चाहिए? मिनिमम 5 तो होना चाहिए अच्छा, वही स्कोपस के अंदर। एससीआई के अंदर, साइंस साइटेशन इंडेक्स। हाँ, तो क्योंकि वो स्कोपस से ऊपर आता है, हायर आता है। तो तो उसके अलावा फिर कोई पीओआर भी चाहिए होता है? पीओआर ऑब्वियसली कुछ आपको स्टेटमेंट वगैरह देना पड़ता है, तो उसके लिए जो आप अपना काम करना चाहते हो, जो क्या आपका सोचा है, आप क्या कोई लैब एस्टेब्लिश करोगे, हाँ। वो आपको, क्योंकि हर आईटी का अपना रिक्वायरमेंट है। आपकी जो आपका बैकग्राउंड है, जो आपका रिसर्च एरिया है, वो हो सकता है कि किसी आईटी में रिक्वायर हो, किसी आईटी में ना हो। तो आपको प्रॉपर अपना रिसर्च प्लान देना पड़ता है कि आपका रिसर्च प्लान क्या है, आप जहाँ के क्या करोगे, आईआईटी को क्या बेनिफिट आपके आने से, क्या कुछ नया लेके आओगे, वो सब आपको देना पड़ेगा। कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ाओगे जो आप कंफर्टेबल हो पढ़ाने में, कौन से सब्जेक्ट आप नए इंट्रोड्यूस करोगे, वो सब आपको प्लान देना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ों का वो ध्यान रखना पड़ता है, और वो उसके हिसाब से ही वो आपको इंटरव्यूज चलता है और आपको देखा जाता है। तो आप फंडिंग कहाँ से लेके आओगे, फंडिंग के सोर्सेज क्या है, आपको नॉलेज होना चाहिए, कैसे फंडिंग आएगा, कितना फंड मिल सकता है आपको, अच्छा, क्योंकि आपको नया रिसर्च ग्रुप स्टार्ट करना है और आपके पास फंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना फंडिंग के आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ एक मीन है कि वो देखना चाहते हैं कि आपको कितना नॉलेज है, कि आप कितना कहाँ से फंडिंग ला सकते हो, आपको नॉलेज है कि नहीं है। फंडिंग भी मतलब प्रोफेसर को ही लाना पड़ता है? फंडिंग भी प्रोफेसर को ही लाना पड़ता है। उसके बाद फिर कंपनी लोग मतलब जो भी गवर्नमेंट वो अप्रोच करती है, पहले खुद अप्रोच करती है जैसे जैसे यहाँ पे बहुत सारी फंडिंग की सोर्सेज हैं, जैसे अभी एएनआरएफ के अंदर अनुसंधान नेशनल रिसर्च फेलोशिप आती हैं, जो अर्ली प्रोफेसर्स के लिए आती हैं, जिसमें आपको काफी अच्छा ग्रांट मिल जाता है एटलीस्ट अपना काम स्टार्ट करने के लिए। कुछ ग्रांट मिल जाता है जिसमें कुछ आप इंस्ट्रूमेंट्स खरीद सकते हो, कुछ अपना। इसके अलावा कुछ हमारे डिपार्टमेंट के सीड फंड भी, इंस्टीट्यूशन का सीड फंड्स भी होते हैं नए फैकल्टीज के लिए, जिसमें उसके लिए भी आप प्रपोजल लिख सकते हो। उसके लिए भी आपको प्रपोजल लिखना पड़ेगा, एक इंटरव्यू होगा जहाँ पे विद इन इंस्टीट्यूट, तो उसकी भी कमेटी बैठती है। फिर वहां से आपको कुछ फंड मिल सकता है जिससे आप कुछ अपना लैब का काम स्टार्ट कर सकते हो। तो उसके अलावा आप कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स वगैरह ले सकते हो, जैसे आपका अपना ब्रोडर एरिया बनता है, लोग आपको जाना शुरू करते हैं, आपके काम को लोग जानते हैं। तो वो सारी चीजें इम्पैक्ट करती है कि, तो इसीलिए एट अ टाइम ऑफ इंटरव्यू फंडिंग कैसे लाओगे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको नॉलेज है कि नहीं है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, नॉलेज इंटरव्यू के टाइम नॉलेज। इंटरव्यू के टाइम पे कि आपको इतना पता होना चाहिए कि फंडिंग कहाँ कहाँ से आ सकता है, अच्छा, हाँ वही। तो नॉलेज ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने बोला एकेडमिकली भी स्ट्रांग होना पड़ता है, एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग होना मतलब सीजी वगैरह का होता है? वो सीजी का भी होता है कुछ ना कुछ, कि ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही आपका 6 सीजीपीए तो आप आ गए, ऐसा नहीं है। हाँ। तो सीजीपीए का भी होता है, पर इंटरव्यू के टाइम पे आप कैसे परफॉर्म करते हो वो ज्यादा मैटर करता है। तो आपका इंटरव्यू ऑनलाइन हुआ था आपने? यहाँ मेरे लिए 3 इंटरव्यू हुए थे। एक तो फर्स्ट इंटरव्यू जो था वो ऑनलाइन था विद दी डिवीजन, जैसे आई एम पार्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट ग्रुप। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट ग्रुप के साथ पहला इंटरव्यू हुआ था, जिसमें वो पहले देखेंगे कि क्या आप उनके ग्रुप के लिए सुटेबल हो। अच्छा, तो अगर आप उनके लगेगा कि आप उनके ग्रुप के लिए सुटेबल हो, तो फिर आपको वो डिपार्टमेंट को रिकमेंड करेंगे कि हमें ये कैंडिडेट सुटेबल लगता है। फिर उसके बाद दूसरा इंटरव्यू डिपार्टमेंट कंडक्ट करता है, जिसमें पूरी सिविल के फैकल्टीज रहेंगे। अच्छा, तो वो टेक्निकल इंटरव्यू सिविल, क्योंकि जब आप किसी भी आईआईटी में, एनआईटी में कहीं भी जा रहे हो, तो वो चाहते हैं कि आप अपनी स्पेशलाइजेशन के अलावा क्या कर सकते हो, कि आप बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हो, फंडामेंटल सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईआईटीज में फंडामेंटल सब्जेक्ट जैसे सर्वेइंग है, जहाँ कुछ फ्लूइड मैकेनिक्स है, ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए भी टीचर्स चाहिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग है। तो अगर सारे स्पेशलाइजेशन ही आएंगे तो ये सब्जेक्ट कौन पढ़ाएगा। अच्छा, तो इसीलिए वो जो फैकल्टीज उनको चाहिए, वो चाहिए कि जिनके पास मल्टी टैलेंटेड हो, जो ये सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ा सकें, कोर फंडामेंटल्स भी पढ़ा सकें। तो वो फिर आपको कोर फंडामेंटल्स को जज करते हैं उस इंटरव्यू में, कि आपका कोर कितना स्ट्रॉन्ग है और उस आप परफॉर्म कैसा करते हो जब आप क्लास को हैंडल करोगे। आप ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आया और आप सहम गए बच्चों के सामने। अच्छा, जो ऐसा तो नहीं है कि आप लड़खड़ाना, आपकी जुबान लड़खड़ाना शुरू हो गई। हाँ, तो वो सारी चीजें क्यूरीज को कैसे हैंडल, अगर आपको नहीं, क्योंकि
हम भी एज अ ह्यूमन बीइंग है, ऐसा नहीं कि हर चीज में हमसे माहिर है। हम्म मोस्ट समय हम भी स्टूडेंट से सीखते हैं। हम्म, तो वो जो सारी चीजों को देखते हैं कि आप कितना ज्यादा मतलब हैंडल कर सकते हो क्लास को। अच्छा तो अगर स्टूडेंट बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको कैसे टैकल करोगे? अगर आपको नहीं आता है किसी चीज का आंसर, तो उसको आप कैसे टैकल करोगे? तो वो सारी चीजों को जज किया जाता है इंटरव्यूज में। तो जज किया गया मतलब आपको फिर बोल दिया क्या बोर्ड पे पढ़ाइए ये टॉपिक? हाँ, तो वो इंस्ट्रक्शन रहता है कि आपको बोर्ड्स पे भी पढ़ाना है चौक के साथ, हम्म और साथ साथ में आपकी प्रेजेंटेशन भी। आप कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी यूज कर सकते हो, अकेला बोर्ड पे भी पढ़ा सकते हो, अकेली पीपीटी भी दे सकते हो, पर इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, क्योंकि वो आपकी सारी स्किल देखना चाहते हैं कि आप पीपीटी कितना अच्छा बनाते हो, प्रेजेंट कितना अच्छा करते हो, बोर्ड पे कैसे पढ़ा सकते हो। तो वो सारी चीजें आप क्यूरीज कैसे हैंडल करते हो, तो दोनों मिला के करना होता है तो साथ दोनों साथ? मिला के करो तो ज्यादा अच्छा है। जैसे मैंने दोनों मिला के किया था। तो आपका ये पहला इंटरव्यू ऑफलाइन हुआ था ऑनलाइन? पहला इंटरव्यू ऑनलाइन था, दूसरा दूसरा इंटरव्यू ऑफलाइन था, कहाँ? आईआईटी खड़गपुर में ही सेमिनार हॉल में, सिविल अच्छा, डिपार्टमेंट कितने प्रोफेसर आ रहे हैं? मोस्टली उसमें क्या है कि जितने सिविल के प्रोफेसर है सबको इनविटेशन जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे मेरे वाले में तो कुछ आई थिंक 20 के आसपास थे, और जो जो फैकल्टी रहता है वो फिर आ जाते हैं सारे इंटरव्यू में। अगर कोई बहुत ही काम से बाहर जा रहा है, सिटी से बाहर जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा, पर मोस्टली प्रोफेसर होते हैं। मतलब तो आपका बस सिंगल इंटरव्यू चल रहा था कि और लोग बाकी थे लाइन में नहीं, ऐसे कुछ? जैसे जब मैं आया था यहाँ पे, तो मेरा सिंगल मतलब मैंने किसी और को देखा नहीं, क्योंकि अच्छा। मैं एक इंटरव्यू में से पहले ऑनलाइन किसी फॉरेन कैंडिडेट के साथ चल रहा था, हम्म जो बाहर से पोस्ट वगैरह किसी यूनिवर्सिटी से कर रहा होगा, तो उसके साथ चल रहा था। जब मैं आया था तो कोई नहीं था, तो और मेरा फिर लास्ट इंटरव्यू था, सबसे लास्ट पे। उस दिन मतलब? जिस दिन इंटरव्यू मेरा हुआ था, उस दिन आई बात थी लास्ट कैंडिडेट टू बी इंटरव्यू। अच्छा, और बाकी कैंडिडेट का हो गया था? हाँ, बाकी कैंडिडेट्स का उन्होंने अलग सबको अलग अलग टाइम दिया जाता है। मोस्टली ऐसा नहीं है, कुछ आईआईटीज में बंच ऑफ पीपल भी होते हैं जो सब एक दूसरे को देख पाते हैं कि ये जो लोग इंटरव्यू देने आए हैं, पर यहाँ पे ऐसे बंच ऑफ लोग नहीं थे। तो और बाकी लोग जो ये फैकल्टी अपॉइंट हुए हैं, वो भी 1 जनवरी को ही हुए थे? नहीं नहीं, वो ज्वाइनिंग का टाइम सबका अलग रहता है। आपका लेट इंटरव्यू वाले की ज्वाइनिंग पहले हो गया? नहीं, वो आपको टाइम मिलता है। जैसे आप जब आपको नोटिस आता है, ऑफर लेटर आता है, उसमें लिखा होता है कि आप विद इन 90 डेज ज्वाइन कर सकते हो, उन 90 दिन के बीच में। तो आपको कम्युनिकेट करना होता है आप कब ज्वाइन करोगे। तो मैंने 1 जनवरी ज्वाइन इसलिए चूज किया कि नया साल है और नए साल को शुभ काम हो जाए। तो इसलिए मतलब आई चूज कि मुझे 1 जनवरी को ज्वाइन करना है। तो मतलब एक प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए 20 प्रोफेसर एकदम मिलके इंटरव्यू लेते हैं, नहीं कितना प्रेशर रहता होगा? प्रेशर तो रहेगा, क्योंकि हर कोई आपको जो उसका एरिया है उसमें से जज करेगा, और उसके अलावा अगर कोई आपको अपने एरिया में नहीं भी जज करेगा, तो वो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मैनेजमेंट टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं वो, कि आप कैसे हैंडल, क्योंकि वो देखना चाहते हैं आप कैसे हैंडल करते हो। तो वो जो आप प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे, आप अगर आपके ऊपर प्रेशर बना दिया जाए तो कैसे डिसीजन लेते हो। तो सारे 20 प्रोफेसर में सारे कुछ न कुछ पूछे होंगे कि नहीं, जरूरी नहीं है, सब नहीं पूछते हैं। बहुत सारे काफी प्रोफेसर होंगे जो सिर्फ आपको ऑब्जर्व करेंगे, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो कुछ प्रोफेसर होंगे जो आपको क्वेश्चन पूछेंगे, पर वो भी हमेशा आपकी स्टेट ऑफ माइंड चेक करने की कोशिश करेंगे सबसे, वो क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको प्रेशराइज किया जाए। तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप लास्ट हो जाओ। तो ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब आपका स्ट्रेस बढ़ जाए, क्योंकि आप ही का स्ट्रेस बढ़ जाएगा, आप स्टूडेंट को कैसे मैनेज करोगे। क्योंकि अभी आईआईटीज में नहीं, हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्टूडेंट को कैसे टैकल करते हो। और नहीं तो यहाँ पे 20 प्रोफेसर है ना, 20 स्टूडेंट थोड़ी है। तो वो भी फर्क पड़ता है। तो वो लोग भी समझ जाते होंगे, हाँ मतलब देखते तो इसीलिए अगर प्रोफेसर का प्रेशर हैंडल करिए तो स्टूडेंट का तो कर ही लोगे। वही अच्छा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत डिफिकल्ट है पहला बार मुझे ये जानने का। मतलब आप यंग है ना, तो आपको यंग नया पता है। बिल्कुल। और फिर एक लास्ट राउंड होता है इसके बाद, डायरेक्टर लास्ट राउंड, डायरेक्टर। ओ हाँ, उसमें आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहते हैं। हाँ क्या? हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जैसे मैं सिविल्स में ज्वाइन किया हूँ तो सिविल के हेड रहेंगे, एचओडी, डायरेक्टर रहेंगे, उसके साथ एक्सटर्नल फैकल्टीज रहेंगे, एक्सटर्नल आईआईटी से, एक्सटर्नल पैनल। तो फिर जैसे मेरे वाले में एक फैकल्टी आईआईटी दिल्ली से थे, एक फैकल्टी आईआईटी कानपुर से थे, एक फैकल्टी आईआईटी बॉम्बे से थे। अच्छा, तो फिर फाइनली वो जो अभी डिपार्टमेंट से रिकमेंडेशन आई है, फिर उन कैंडिडेट्स का फिर से इंटरव्यू होता है, डायरेक्टर राउंड। अच्छा, उसमें एक्सटर्नल फैकल्टीज आपको इवैल्यूएट करते हैं। ये डायरेक्टर ऑफिस में होता है? ये डायरेक्टर ऑफिस में होता है, पर मेरा ये भी ऑनलाइन हुआ था, क्योंकि अभी क्या हो गया है कि
आईआईटीज में रूल अभी है कि एक इंटरव्यू मिनिमम आपका ऑफलाइन होना चाहिए। ओह, वो मेरा सेकंड हो गया था। तो अच्छा। डायरेक्टर राउंड में कुछ लोगों का ऑफलाइन हुआ है, कुछ लोगों का ऑनलाइन हुआ है, तो मेरा ऑनलाइन हुआ। ऑफलाइन डायरेक्टर ऑफिस में होता है ना? हाँ, ऑफलाइन डायरेक्टर ऑफिस में। हाँ, तो ये भी डायरेक्टर ऑफिस से ही हुआ था, हाँ। और बस ज्वाइन हमने ऑनलाइन किया था। अच्छा। तो उसमें फिर एक्सटर्नल फैकल्टीज आपको इवैल्यूएट करते हैं। ओह, तो डायरेक्टर भी ऑब्जर्व करते हैं। डायरेक्टर सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, वो आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, हाँ। आपके काम को इंट्रोड्यूस करेंगे, और एक्सटर्नल फैकल्टीज को सौंप देंगे। फिर एक्सटर्नल फैकल्टीज आपको क्वेश्चन ओह, आपको फॉरवर्ड टू देम। हाँ, फिर उसके बाद वो आपको पूरा जज करेंगे। हाँ। तो फिर उसके बाद वो आपको जो भी आपका, डिसाइड तो वही करते हैं एक्सटर्नल ही ना, कि हाँ इनको। हाँ, वो अपना रिकमेंडेशन देंगे डिपार्टमेंट को। हाँ, फिर डिपार्टमेंट के फिर बाद में एट देन उनकी रिकमेंडेशन के बाद फिर डिपार्टमेंट ही देखेगा कि उनको हाँ। उनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे फिर वो अपना जो भी ऑफर लेटर वगैरह। तो कितना देर का इंटरव्यू चला था वो लास्ट इंटरव्यू वही 30 मिनट 45 मिनट तक चलता है, क्योंकि उसमें भी दे आर 3 फैकल्टीज, वो तीनों फैकल्टीज अलग अलग जगह से हैं, उनका अपना अपना एक्सपीरियंस है। 30 मिनट तो रहा है, कभी 30 मिनट बाद नहीं था। हाँ, फिर डायरेक्टर बैठे रहेंगे तब तक। बढ़िया है। दे हैव टू बी। तो वो ऑफिस से ही बैठे हुए। हाँ, वो अपने ऑफिस में, क्योंकि काफी कैंडिडेट्स जो भी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं उनका ऑफलाइन भी हुआ है। हाँ, ऑफलाइन में तो आपका फिर डायरेक्टर ऑफिस में ही होगा, और वहाँ जो सारे फैकल्टीज है वो भी फिजिकली रहेंगे, जो एक्सटर्नल फैकल्टी भी फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे। अच्छा। तो जिनका ऑनलाइन हुआ है उनके लिए सब ऑनलाइन था। तो हाँ, वो सब मतलब बस एक इंटरव्यू उनका मिनिमम है कि उनको आईआईटी ऑफलाइन देना है आपको। एक बाकी मिनट। फिर उस हिसाब से आप आपका जो ऑफलाइन हुआ था ये सिविल डिपार्टमेंट में, तो वो Civil- कितना देर चला था? वो मेरा चला था कुछ सवा घंटा के आसपास, 1 से 1.5 घंटा। अच्छा, बहुत प्रेशर होगा नहीं? या, मतलब आप लोग को तो आदत होगा प्रेशर देने का, रिसर्च। हाँ, मतलब वही जब आप पीएचडी में भी ये सारी चीजें फेसेस करते हो तो काफी, फिर भी वो एक अलग प्रेशर है, ये एक अलग प्रेशर है। जब आप हाँ। इस जगह पे आते हो तो आपका कुछ अलग थॉट ऑफ माइंड होता है, आपको अलग काफी चीजों इमोशन होते हैं, फीलिंग्स होती है, तो थोड़ा सा अलग रहता है। पर फिर भी ट्राई टू बी मोर कंफर्टेबल, कि उनको लगना चाहिए कि आप बहुत कंफर्टेबल हो, आप हाँ, बहुत ही चिल हो। हाँ, तो कुछ भी मतलब ऐसा प्रेशर नहीं है, आपके फेस पे प्रेशर नहीं स्ट्रेस नहीं दिखना चाहिए, दिमाग में जो चल रहा है चल रहा है। तो वही है ना, आप अगर फील्ड के एक्सपर्ट हो तो हाँ, नहीं आएगा pressure। एक्सपोर्ट है तो वो चीजें इंपॉर्टेंट मैटर करती है। तो सर पहले आप कंपनी में कंसल्टिंग रोल में थे, फिर उसके बाद आप क्या मोटिवेट किया कि आईआईटी का प्रोफेसर बनेंगे? तो जैसे मैंने बोला कि मुझे शुरू से ही एकेडमिक में इंटरेस्ट है, पर मैंने चूज किया कि मुझे कंसल्टिंग में जाना है, क्योंकि मैं हमेशा इस चीज को सोचता था कि हम बहुत सारा रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारे पेपर छाप रहे हैं, पब्लिकेशंस कर रहे हैं, पर इसका होता क्या है, या इसका एक्चुअल ऑन फील्ड यूज होता है कि या सिर्फ पढ़ा ही रह जाता है पेपर्स में, और कौन इसको यूज करता है, इसका यूटिलाइजेशन क्या है। हाँ, तो इसीलिए मुझे था कि मुझे ये जानना है कि इसका यूज कहाँ पे है। लोग इसको जो पॉलिसी मेकर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, वो इसका यूज करते भी हैं या सिर्फ ऐसे मतलब छपा ही रह जाता है। तो इसीलिए मेरा डिसीजन हुआ कि मुझे पॉलिसी और कंसल्टिंग में जाना है। तो मैंने सबसे पहले सीडब्ल्यू में काम किया, तो वहां पे मैं डायरेक्टली डिसीजन मेकर के साथ, पॉलिसी मेकर के साथ इंगेज कर रहा था। जैसे मैंने बोला, मैं डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ बहुत ही क्लोजली काम किया है, बिकॉज आई मैं उनकी सिटीज में से काम कर रहा था, रोज उनके ऑफिस में जाता था, बैठ के वहाँ पे काम करता था उनके साथ। तो फिर मैंने इस चीज को समझा कि जो हम काम एक्चुअली रिसर्च प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका एक्चुअल में फील्ड में क्या चैलेंजेस आते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में, वो इम्प्लीमेंट हो भी पाता है कि नहीं हो पाता है। और इससे मुझे ये भी समझ आया कि अब अपनी रिसर्च को, अब जो मैं जहाँ पे रिसर्च कंडक्ट करवाऊंगा उसको इस तरह से कैसे मतलब बनाया जाए कि जो एक्चुअली पॉलिसी ओरिएंटेड हो, जिसका एक्चुअल भी यूटिलाइजेशन हो सके। तो इसके कारण फिर उसके बाद मैंने WRA ज्वाइन किया कि कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिला, तो कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिला, तो मैंने 1.5 साल WRA में भी काम किया। तो ये सारे एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत ज्यादा मतलब एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग दी कि एक्चुअल में जो मैं मुझे काम अपना रिसर्च कैसे फॉर्मुलेट करना है कि जो एक्चुअल में फील्ड में यूज भी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे हम एकेडमी में जो रिसर्च कर रहे हैं, एकेडमी में जो भी काम हो रहा है, उसका जो अपनी इम्प्लीमेंटेशन बॉडीज है उनसे कोई लेना देना नहीं है। मोस्ट टाइम आप उनसे जाके बोलेंगे हम इसका क्या करेंगे जब हमारा यूजफुल है ही नहीं, मतलब जहाँ बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है, जहाँ हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि वो उतना उसका जो स्पेक्ट्रम है उतना ज्यादा नहीं है कि हम उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कर पाए। तो वो सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग मुझे वहां जाके मिली। तो अभी फिर मुझे जब लगा कि मुझे एकेडमी में वापस आना है, तो अभी वही मेरा प्लान है कि अपनी रिसर्च को कैसे इंटरप्रेट किया जाए कि वो पॉलिसी ओरिएंटेड हो,
जो ग्राउंड में एक्चुअल में काम आए, गवर्नमेंट बॉडीज के या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, जब उनसे इंगेज करके कैसे काम किया जाए, वो सारी चीजें मैंने जहाँ से सीखी। तो आपका तो इन्वायरमेंटल फील्ड है, तो एयर पोल्यूशन ये जो दिल्ली वगैरह में इतना होता है, तो क्या इसका रूट पर इसको हटा नहीं सकते? मतलब थोड़ा एक ही बार बहुत कम नहीं हो सकता है 100 के? सो उसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक तो है कि जैसे आपने कोविड में देखा होगा कि कोविड में बिल्कुल एयर पोल्यूशन खत्म हो गया था, या कह लो कि इतना स्तर से नीचे आ गया था कि हमारे जो AQI था वो CPCB के स्टैंडर्ड से काफी कम जा रहा था। ठीक। पर उसमें क्या हुआ था, टोटली सब कुछ बंद हो गया, व्हीकल्स बंद हो गए, लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया, और आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई, आपके सारे कॉर्पोरेट सिस्टम बंद हो गया। पर आप देखोगे कि जैसे ही कोविड शुरू हुआ फिर से पोल्यूशन बढ़ना शुरू हो गया। सबसे पहली चीज है तो पोल्यूशन प्रोड्यूस हम खुद ही कर रहे हैं, पोल्यूशन का रीजन हम खुद है। ऐसा नहीं है कि कोई हम टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं, हम व्हीकल ओनरशिप बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आज आप बाहर जाके देखोगे कि हर एक बंदा एक गाड़ी में घूम रहा है। अच्छा। 1 पर्सन इज ड्राइविंग 1 कार, उसमें ऐसा नहीं 3-4 लोग बैठे हैं। तो वो ये सारी चीजें पोल्यूशन को बढ़ावा दे रही है। तो अब इसका एक सोल्यूशन तो ये है कि आप इंडस्ट्री बंद कर दो, व्हीकल रोड में चलना बंद कर सकते हो, पर आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उससे कंट्री का इकोनॉमी खराब होगा। तो इसीलिए सोल्यूशन टैकल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके कारण बहुत सारी गवर्नमेंट ऐसा नहीं काम कर रही है। आप देखोगे अभी कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM दिल्ली में है, जो कि मैं पिछली 2 कंपनीज में काम किया हूँ, दोनों कंपनीज भी CAQM के साथ काम कर रही है, एक बॉडी है जो अभी बहुत सारी चीजों पे एक्शन ले रही है। जैसे उन्होंने अभी काफी दिल्ली NCR रीजन में काफी चल रहा है कि आप ओपन वेस्ट बर्निंग को खत्म किया जाए, जो स्पेशली म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से हो रही है। आप देखोगे कि लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा भी कूड़ा होता है इसको अपने घर के बाहर जला देते हैं। उनके लिए किसका निपटारा कर रहा है कि ये कूड़ा पड़ा ना रहे, पर वो बहुत सारी हवा प्रदूषण को खराब कर रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे नोटिस, रेगुलेटरी नोटिस आ रहे हैं, बहुत सारी अभी गवर्नमेंट रिसर्च सपोर्ट कर रही है ओपन वेस्ट बर्निंग को लेके, ऐसे ही रोड ट्रैफिक को लेके। तो गवर्नमेंट काफी अच्छा काम कर रही है, ऐसा नहीं है। आप क्योंकि मैंने खुद क्लोजली काम किया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ, तो ये काफी अच्छा काम कर रही है। और आई थिंक गोरखपुर, आप देखोगे गोरखपुर पहली सिटी, मतलब CAQM के नोटिस के बाद पहली सिटी है जिसने इनिशिएटिव को लीड किया और प्रॉपर्ली अनाउंस किया कि ओपन वेस्ट बर्निंग को बाय 2027 एंड कर रहा है इन गोरखपुर सिटी। तो मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो काफी मतलब एक्शंस ले रहे हैं। ओनली प्रॉब्लम है कि हम सिटी कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो हमें भी सोचना पड़ेगा। तो आपने बताया ये तो जनरल था ना, मतलब जब दिल्ली में है एयर पोल्यूशन, फिर मुंबई में भी तो सेम गाड़ी वगैरह चलती है, इंडस्ट्री है, मुंबई में फिर क्यों नहीं है पोल्यूशन? मुंबई में भी पोल्यूशन है। आप अभी नहीं तो दिल्ली का इतना हाई क्यों है? हाँ, दिल्ली नेशनल कैपिटल, आप एक चीज को देखिएगा, दिल्ली हाईलाइटेड ज्यादा है, ऐसा नहीं है। दिल्ली हाईलाइटेड जाता है। दिल्ली क्यों हाईलाइटेड जाता है? क्योंकि दिल्ली नेशनल कैपिटल है। अच्छा। मुंबई नेशनल कैपिटल नहीं है। अब अभी आप किसी ऐसी सिटी में चले जाओ जहाँ पे कभी को आपने नाम भी नहीं सुना हवा पोल्यूशन का, अब वहां जाके इंस्ट्रूमेंट लगा दो, वहां भी आपको पोल्यूशन आएगा, अच्छा खासा आएगा। कारण क्या है? दिल्ली का, दिल्ली नेशनल कैपिटल है, प्लान है। जहां जहाँ पे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है वहां हवा पोल्यूशन रहेगा। जहाँ पे स्टेशन ही नहीं है वहां का पता कैसे चलेगा कि एयर क्वालिटी खराब है? ये भी है। तो मुंबई में फिर भी कम होगा ना दिल्ली से देखना? नहीं, अभी पिछले साल यही हेडलाइंस था कि मुंबई का कुछ दिनों के लिए पोल्यूशन दिल्ली से भी पार कर गया था। तो ऐसा नहीं है, बस दिल्ली नेशनल कैपिटल के कारण क्योस में रहता है कि थोड़ा सब लोगों के पर। और दूसरा भाई, दिल्ली में मुंबई भी आज के टाइम पे बहुत कंजेस्टेड है, और दिल्ली में भी सबसे बड़ा कारण व्हीकल है, कंजेस्टेशन है। दूसरा बोलते हैं कि अपना जो फील्ड बर्निंग आ रहा है अपना पंजाब हरियाणा से, पर मैं उस चीज को उतना नहीं मानता हूँ, क्योंकि पंजाब हरियाणा वो एक सीजनल है, जैसे कुछ टाइम के लिए ही, पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। और जब आप देखोगे कि हवा प्रदूषण 1 महीने का 2 महीने का प्रॉब्लम नहीं है, हवा प्रदूषण पूरे साल का प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं उस चीज को उतना बिलीव नहीं करता हूँ, जो मेरा पर्सनल व्यू है। तो दिल्ली में और भी बहुत सारे रीजन है, जैसे व्हीकुलर एमिशन तो सबसे बड़ा, रोड डस्ट एंड व्हीकल आर द बिगेस्ट सोर्सेज। तो हमें हर सोर्स को देखना पड़ेगा। सिर्फ एक सोर्स को अगर हम ब्लेम करेंगे तो वो उसका मतलब कोई सोल्यूशन नहीं है। सर मतलब इंडोर एयर पोल्यूशन, घर के अंदर जो पोल्यूशन होता है उसको काफी इग्नोर कर दिया जाता है, बाहर का ही देखा जाता है, तो उस दोनों में क्या मतलब कौन इफेक्टिव है? तो ऐसा नहीं है। अब देखो, सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि लोग इंडोर एयर पोल्यूशन को मानते नहीं है। एयर पोल्यूशन का मतलब है बाहर, जब हम घर से बाहर जा रहे हैं।
और एक्चुअल में कई बार इंडोर एयर पोल्यूशन बाहर से और इक्वलेंट और उससे ज्यादा भी हो जाता है, क्योंकि इंडोर एयर पोल्यूशन बहुत ही निगलेक्ट किया जाता है। और हमारे अभी फिलहाल इंडिया में मतलब जैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से हमें एम्बिएंट एयर क्वालिटी का स्टैंडर्ड है, इंडोर का कोई स्टैंडर्ड भी नहीं है। पर एक्चुअल में आप देखोगे कि इंडोर एयर पोल्यूशन कई बार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और आप अपने घरों के अंदर, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में आप 80 to 90% ऑफ टाइम आप इंडोर स्पेंड करते हो, बाहर तो 5-10% ही जाते हो। और अभी आज के टाइम में देखो कि लोगों को अस्थमा के पूरा दिन तो घर रहते हैं, फिर भी अस्थमा के केसेस बढ़ रहे हैं, फिर भी उनको रेस्पिरेटरी इश्यूज हो रहे हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत आती है। तो वो सारा रीजन हवा इंडोर एयर पोल्यूशन है। अब इंडोर एयर पोल्यूशन की आप देखो तो ऑलमोस्ट ग्लोबली कम से कम अराउंड 3 मिलियन लोग जो है की डेथ होती है ड्यू टू ओनली इंडोर एयर पोल्यूशन। और जिसका मेजर रीजन है हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन की, जो हम कुकिंग करते हैं। स्पेशली अब अभी भी इंडिया में देखोगे तो अभी भी इंडिया में 41 to 42% ऑफ पीपल इन रूरल इंडिया में अभी भी सॉलिड फ्यूल यूज कर रहे हैं, जैसे कि काऊ डंग के, अपना लकड़ी को यूज करते हैं, फिर गोबर के जो उपले होते हैं काऊ डंग के, उसको यूज करते हैं, क्या बोलते वही फिर कोयला यूज करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इसके कारण इंडिया में भी अप्रोक्सीमेटली हर साल 1 मिलियन के आसपास डेथ्स हो रही है ओनली ड्यू टू हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन। 1 मिलियन के पास डेथ्स हो रही है, डेथ्स मोर्टेलिटी हो रही है, अच्छा लोग मर रहे हैं कि ड्यू टू इंडोर एयर पोल्यूशन। तो जिसमें और ये चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम इसको भी ऐसा कंसीडर करें पोल्यूशन, एंड बहुत ही आई थिंक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है टू रिसर्च। तो इंडोर एयर पोल्यूशन बहुत ही हमें मतलब इसको भी ऐसा टैकल करना चाहिए, बहुत इक्वली इम्पोर्टेंट है आउटडोर के। और अब बहुत सारी जगह पे देखोगे कि इंडोर एयर पोल्यूशन ज्यादा है आउटडोर से, उसका स्तर, उसका लेवल ज्यादा है, और इंडोर एयर पोल्यूशन आउटडोर को गंदा कर रहा है। क्योंकि वेंटिलेशन है, जैसे आप यही कमरा है, कमरे में बारी है, तो एयर तो सेम है, क्रॉस करेगी। तो अगर अंदर जाना है तो बाहर जाएगा, बाहर जाना है तो अंदर आएगा। सो इस ऑल कांसेप्ट ऑफ एनर्जी ग्रेडियंट। अच्छा बात है कि कार वगैरह से तो इंडस्ट्री वगैरह से ज्यादा तो घर है, सब घर से पॉल्यूशन जाएगा बाहर। तो जैसे आपके पास इंडस्ट्री है, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके घर के पास इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री ज्यादा पोल्यूट कर रही है, तो इंडस्ट्री का पोल्यूशन घर के अंदर आएगा। मान लो आपका बिल्कुल बाहर साफ है, कुछ नहीं है, पर घर में आपने कोई चूल्हा चला रहे हो जिसमें कोयला यूज कर रहे हो, जिसमें आप रोज उपले यूज कर रहे हो, अच्छा, तो फिर घर का पोल्यूशन बाहर को पोल्यूट करेगा। तो इसलिए दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। एक इंडस्ट्री, बड़ा इंडस्ट्री का पॉल्यूशन कितने घर के इंडोर पॉल्यूशन के बराबर है? एक इंडस्ट्री तो लो बहुत बड़ा लेवल है, वही। वो तो आपका कुछ स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को ही गंदा कर देगा, बहुत ज्यादा गंदा कर देगा। अच्छा, तो इंडस्ट्री तो चलो एक डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री कितना स्केल है, स्मॉल स्केल है, हाई स्केल है, मीडियम स्केल है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर चिमनी का स्टैक कितना बड़ा है, क्योंकि ये सारी चीजें स्टैक हाइट पे डिपेंड करती है। और स्टैक का उस टाइम मेट्रोलॉजी कैसी है, अगर मेट्रोलॉजी ज्यादा मतलब स्टेबल है तो हो सकता है कि पोल्यूशन सीधा ग्राउंड पे आ जाए और ग्राउंड को गंदा कर दे। अगर मेट्रोलॉजी थोड़ा अच्छा है तो हो सकता है कि वो सीधा मिक्स हो जाए, या मिक्सिंग सीधा मतलब नीचे आए ना ग्राउंड पे। तो बहुत सारी कंडीशन है, मेट्रोलॉजी कैसी है उस टाइम पे, आपका हवा का बहाव कैसा है, आपका इन्वर्शन है कि नहीं है, वो सारी चीजों को डिपेंड करता है। तो सर ये एयर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कुछ इंडियंस को एक ऐसा हैबिट बताइएगा मतलब। तो मुझे लगता है कि मैं कोई हैबिट बताऊं कि आप इसको चेंज करो, उससे अच्छा है कि मैं आपको हैबिट ऐड करवाता हूँ कि आप कुछ भी कॉन्शियसली सोचो, कुछ भी मतलब अपने अराउंड कुछ भी करने से पहले। जैसे फॉर एग्जांपल ओपन वेस्ट बर्न ना करो, और उसके अलावा कार पूलिंग का यूज करो, अकेले व्हीकल मतलब कार में अकेले ना जाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो। ऐसे कौन करेगा, जिसके पास कार है वो कार से ही जाएगा। मतलब वही कॉन्शियसली सोचो।